बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 19 मुलाहिज़ा फरमाएं। वेटर शरीफ सिर्फ बेहोश था। होश में आने पर उसने बताया कि कमरा नंबर 310 में रहने वालों ने उसे तलब किया था। मालूम नहीं उन्हें नाम किसने बताया था। उसने कहा कि वो 24 नंबर टेबल पर सर्विस कर रहा है, तो उसे कहा गया कि बिल की रकम कमरे से मिलेगी। वो लोग खाना खा के उठे ही थे। चुनाचे शरीफ 2 मिनट बाद उनके कमरे में जा पहुंचा। उन्होंने 100 का नोट दिया और फिर कहा कि काफ़ी लाओ। उसने कहा 24 नंबर टेबल पर जो साहब खाना खा रहे हैं उनको काफ़ी पहुंचाते ही वो रूम सर्विस से काफ़ी के लिए कह देगा और बिल की बाकी रकम भी भिजवा देगा। इतना सुनते ही उनमें से एक ने शरीफ को दबोच कर बेकाबू कर दिया और फर्श पर लिटा दिया। दूसरा उसके सीने पर चढ़ बैठा। पहले ने शरीफ का मुंह दबा रखा था कि वो आवाज़ ना निकाल सके। दूसरे ने जेब से इंजेक्शन सिरिंज निकाल के शरीफ का बायां बाजू दबा लिया और उसकी नस में कोई इंजेक्शन लगा दिया। वो बेहोश हो गया और होश आया तो बाथरूम में था। उसकी वर्दी ऊपर टंगी हुई थी और कमाल ये कि उसमें वो 100 का नोट भी था। वेटर शरीफ ये समझने से कासिर था कि उसके साथ ये गैर शरीफाना सलूक क्यों किया गया, और मैनेजर ये समझने से कासिर था कि बावर्ची खाने में या हाल में किसी ने वेटर की सूरत पर गौर क्यों नहीं किया। मैंने उसे समझाने के लिए शरीफ से एक सवाल किया और शरीफ ने तस्लीम किया कि उनमें से एक अपने कदो-कामत और रंग के एतबार से शरीफ जैसा था। उसकी मूंछ भी वैसी ही थी। ये बात मैनेजर अपने तजर्बे के बायस जानता था कि रश के औकात में कोई किसी की तरफ निगाह उठा के नहीं देखता। सबके हाथ पर ट्रे इस तरह रखी होती है कि पूरा चेहरा नजर भी नहीं आता, और बिल्कुल एक जैसी वर्दी में उसी कदो-कामत और रंग का आदमी आ जाए तो गौर से सूरत देखे बगैर कोई फर्क महसूस नहीं कर सकता। रात के खाने के दौरान में जब हाल भरा हुआ था, लोग आ जा रहे थे और वेटर मसरूफ थे। कमरा नंबर 310 वाले मेरे करीब भी बैठे रहे। चुनाचे उन्हें भी शरीफ वेटर ने ही सर्व किया। मैं अपने ख्यालात में इतना डूबा हुआ था कि मैंने किसी पर तवज्जो नहीं दी। मेरा मतलब है सिवाय उन चेहरों के जो तवज्जो के मुस्तहिक थे। काफ़ी देर में आने का सबब यही था कि वेटर तब्दील हुआ। फिर उस जाली वेटर ने काफ़ी में दवा मिलाई और मेरी अदम मौजूदगी में काफ़ी मेज पर रख कर चला गया। वो उसी इंतज़ार में रहा कि मैं ताख़ीर की शिकायत करने उठूँ तो वो ट्रे रख जाए। उसने 10 मिनट के लिए शरीफ की वर्दी इस्तेमाल की, फिर वापस अपने कमरे में जाके लिबास बदला और शरीफ की वर्दी वहीं बाथरूम में रह गई। उन्होंने शरीफ को भी बाथरूम में पहुंचाया और मेरे कमरे में जा पहुंचे। मुझे बेहोश करने के बाद वो यकीनन अपने कमरे में उठा कर ले गए होंगे, जहाँ उन्होंने दिन में एक कालीन ला के रख दिया था। अपने कमरे से सामान और कालीन उठा के वो कमरा खाली कर गए और जिसने चार्ज लिया था कमरे पर एक निगाह डाल के कमरा मुकफ्फल कर दिया। जब काउंटर क्लर्क ने मुझे बताया कि कमरा चौधरी दिलावर के नाम से बुक कराया गया था तो मुझे फ़ौरन एक ख्याल आया, लेकिन मैंने बात को ज़बान तक आने से पहले रोक लिया। जब इस तमाम बक से फारिग होकर हम कमरे में पहुंचे तो सुबह के पूरे 8 बज रहे थे। मैनेजर ने अपने तौर पर तमाम मामला ठीक कर लिए थे और बहुत मुतमईन था। फर्दन उसने अब्दुल को, शरीफ को और काउंटर क्लर्क को भी समझा दिया कि उन्होंने किसी से कोई बात की तो अच्छा नहीं होगा। ये बात वो खुद भी समझते थे, चुनाचे मैनेजर के लिए तशवीश की कोई बात ना रही थी। वाह बरादर निस्बती। मोहसिन ने कमरे का दरवाजा बंद करते ही एक जबरदस्त कहका मारा और दब मार के कहा, अब ठाठ से रहो उम्र भर सालारे आजम। मैंने कहा, अक्लमंदों ने कहा लालच बुरी बला है, सामान उठाइए और खैरियत से निकल जाइए। क्यों? मोहसिन ने हैरानी से कहा, हमने कोई धोखेबाजी नहीं की। इस होटल में तुम्हें जिस मुसीबत का सामना करना पड़ा उसका मुआवजा 11,000 कुछ नहीं है। ये बात नहीं है। मैंने कहा, तुझे कुछ अंदाजा है कि वेटर शरीफ की वर्दी पहनने वाला कौन हो सकता है? वही मुंदरी वाला। तुमने तो देखा ही नहीं, तुझे कैसे मालूम हुआ? मोहसिन ने कहा, आखिर वो मेरे सामने आने से क्यों गुरेज कर रहा था? मैंने कहा, उसे डर था कि कहीं मैं उसे शिनाख्त ना कर लूं, और ये डर सिर्फ एक ही शख्स को हो सकता था जिसे मैं 3 बार देख चुका था। इंजेक्शन लगाने वाला तो मेरे लिए अजनबी था, अलबत्ता मुंदरी वाला अपने दिल के चोर से डर रहा था। उसकी मुंदरी वेटर की पगड़ी के नीचे आ गई होगी, वरना वो फौरन नुमाया हो जाता। मगर उसके बावजूद वो इंतजार करता रहा कि मैं उठूं तो काफ़ी रखी जाए। वही मेरे कमरे में पर्दे के पीछे छुपा खड़ा रहा होगा और उसने मुझे धक्का देकर बाथरूम में गिराया होगा। तेरी बात समझ में आती है, मोहसिन ने कहा, लेकिन अब फरार होने का मकसद? मैं बहुत गुमनाम आदमी नहीं हूँ मोहसिन। मैंने कहा, मेरा नाम और मेरी तस्वीर अखबारात की जीनत बन चुके हैं। आज अगर सलामत शाह के बारे में खबर आई तो ऐन मुमकिन है कोई रिपोर्टर उसका रिश्ता ढूंढ निकाले और फिर तस्वीर छाप दे के बीर शराफत अली के मुबैना कातिल को पनाह देने वाला कत्ल कर दिया गया है या इस मुकदमे के सबसे अहम गवाह को कत्ल कर दिया गया है। गनीमत है कि अब तक किसी ने मुझे नहीं पहचाना, मगर मजीद खतरा मोल लेने से कोई फायदा नहीं होगा। अभी कार्ड हमारे हाथ में है। हम वॉकआउट कर जाते हैं कि जिस होटल में शुराफा महफूज नहीं वहाँ मुफ्त नहीं रह सकते। 9 बजे चेक कैश कराओ और चलो किसी दूसरे ठिकाने पर। हमारे जाने के बाद सब खमें भूल जाएंगे, मगर यहाँ रहते हुए पुलिस आ गई तफ्तीश के लिए तो सब खेल बिगड़ जाएगा, क्योंकि हशमत खान एंड कंपनी का कोई एतबार नहीं है।
आधे घंटे के अंदर अंदर हम तैयारों के काउंटर पर पहुंच चुके थे, जहां सुबह की शिफ्ट में आने वाला क्लर्क बैठा हुआ था। सुबह की शिफ्ट का मैनेजर भी अपने कमरे में मौजूद था और उन्हें सारी बात बताई गई थी या नहीं, मगर इतना जरूर बता दिया गया था कि हम इंतजामिया के मेहमान हैं। चुनाचे हम हाथ मिला के रुखसत हो गए। टैक्सी ने 9 बजे बैंक के दरवाजे पर उतारा। मैं टैक्सी में बैठा रहा और मोहसिन 10 मिनट बाद कैश लेकर नमूदार हुआ तो हमने टैक्सी को पोस्ट ऑफिस की तरफ ले चलने का हुक्म दिया। फासले बहुत कम थे, चुनाचे टैक्सी ड्राइवर को ये इंतजार और हमारा तहमकाना लहजा बहुत बुरा गुजरा, मगर वो उसी लहजे के बायस दबा हुआ था। पोस्ट ऑफिस पहुंचकर हमने उसे 10 का नोट दिया तो उसकी शिकायत रफा हो गई और उसने हमें सलाम भी कर दिया। ये वही वक्त था जब हम गुज़िश्ता रोज आए थे। मैंने इस अंदेशे का इजहार किया कि बाबू पोस्टमैन फिर ना निकल गया हो, मगर वो मौजूद था। एक पोस्टमैन इधर उधर देख के एक दुबले पतले नौजवानी में बूढ़ा नजर आने वाले पोस्टमैन की तरफ इशारा किया, जो सारे जमाने से बेजार स्टूल पर अकेला बैठा था और कुछ भी नहीं कर रहा था। अरे बाबू भाई, मैंने करीब जाकर कहा, हम कल भी आए थे। बाबू ने सर घुमाकर हमें देखा और मोहसिन को पहचान लिया। हाँ, कल भी मिले थे तुम, उसी चिट्ठी के लिए आए होगे। बाबू भाई ये क्या हुआ? मैंने उसकी सूजी हुई नाक और आंख के नीचे नजर आने वाले नील की तरफ इशारा किया। बिस्री साइकिल वाले से झगड़ा हो गया क्या? अच्छा, वो चौंका, उसी ने तुम्हें भी बता दिया होगा। फिर उसने खासी बामुहावरा गाली दी। वो बड़ा कमीना है बाबू भाई, मैंने कहा। कहता था बाबू अखबार पढ़ने के बहाने पाने प्लास और पेचकस वगैरह मारता है। हमने कहा जाने दो उस्ताद, बाबू शरीफ आदमी, अगर उसे मालूम हुआ तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। बाबू ने मिस्त्री साइकिल वाले को मजीद सुनाई और दावा किया कि वो उसका मलबा कराया है। हमने इस दावे की सदाकत को चैलेंज नहीं किया और कहा कि जमाना शराफत का नहीं है। उसके बाद हम बाबू को चाय पिलाने के लिए कैंटीन ले गए और मजबूरन उसके साथ गलीज टेबल पर बैठ के वो बद जायका बैलूल जहर मार किया, जिसे सब लोग चाय समझकर नोशे जां कर रहे थे। इस मरले के बाद बाबू भाई से हमारे मरासम इतने अच्छे हो गए कि हमने सिर्फ 10 रुपए देकर वो खत हासिल कर लिया और अभी हम धड़कते दिल को संभाले खत ब्रीफ केस में रख के फरार होने ही वाले थे कि बाबू भाई ने एक इंकिशाफ किया। अभी कोई और भी आया था इसी खत के लिए, मगर मैंने कहा चलो चलो, हम ऐसे डाक नहीं देते फिरते, घर पर मिल जाएगी रजिस्ट्री। हमारे कदम रुक गए। मैंने मोहसिन की तरफ सवालिया नजरों से देखा। उसने अपना नाम बता दिया था। मैंने पूछा। बाबू ने नफी में सारी लाया। पूछ रहा था गुलाब खान मार्फत मोहब्बत खान, जो रजिस्ट्री है वो किसके पास है। मुझे शरीफ आदमी नहीं लगा। जिम्मेदारी का काम है ना जी, उसका उलिया बता सकती हो। मैंने कहा दरअसल एक दोस्त है जो ये हरकत कर सकता है, गलत किस्म का आदमी है। बाबू ने उसका जो उलिया बताया वो मेरा खून खुश कर देने के लिए काफी था। उलिया उस मुंदरी वाले टैक्सी ड्राइवर का था। अब शुबे की कोई गुंजाइश ना थी कि वो अकेला या अपने साथियों समेत बाहर हमारे इंतजार में होगा। खत लेने में नाकामी के बाद वो हमें आता देख चुका होगा और वो हर कीमत पर यह खत हासिल करने की कोशिश करेगा। वक्त बहुत कम था और हम मशवरा भी नहीं कर सकते थे। मोहसिन भी ये बात समझता था कि अब हम उस रास्ते से नहीं जा सकते जिस रास्ते से आए थे। हमारे लिए अंदर इंतजार करने की सिवा चारा ना था। 10 मिनट बाद मैंने बाबू भाई से कहा कि वो हमारी वजह से काम काज का हर्ज ना करे। हम तो अभी कुछ देर यहीं बैठ के इंतजार करेंगे उसी बदमाश दोस्त का। बाबू भाई ने हाथ मिलाया और रुखसत हो गए। मोहसिन, मैंने मौका पाते ही कहा, इस कैंटीन से निकलने का दूसरा रास्ता भी होगा, तू ब्रीफ केस लेकर पीछे से निकल जा, और अगर वो उधर भी मौजूद हुए तो। मोहसिन ने कहा, तू कहीं पनाह ले लेना, किसी भी मकान में, दफ्तर में घुस जाना, रिक्शा टैक्सी जो नजर आए पकड़ लेना। मैंने कहा, तुझे जान बचा के भागना है, जो मुनासिब हो करना, तू खुद भी अक्लमंद है। और तू क्या करेगा? मोहसिन ने उठते हुए कहा, मैं वापस डाक खाने में जाता हूँ। मैंने कहा, उन्हें यह सासर देने के लिए कि अभी खत हमें नहीं मिला, हम यहाँ खत की बात कर रहे थे। अगर ये चाल कामयाब रही तो मैं भी किसी और तरफ से निकल आऊंगा। इस वक्त हम मुकाबले का खतरा मोल नहीं ले सकते। हमें तो खुद को और खत को बाहिफाजत निकाल के ले जाना है और राबिया के घर पहुंचना है, मगर ऐसे नहीं कि कोई हमारे ताकुब में हमारे साथ पहुंचे। खुदा हाफिज। मैं कैंटीन से निकला और इधर उधर देखे बगैर फिर डाक खाने की इमारत में दाखिल हो गया। अभी मैंने पहले जीने पर कदम रखा था कि मुझे मुंदरी वाला नजर आ गया। वो बाबू भाई से बात कर रहा था और गालबन उसने कोई धमकी दी थी कि बाबू भाई बरम थे। मिस्त्री साइकिल वाले ने वाकई उनकी डिबरी टाइट कर दी होगी। चुनाचे मुंदरी वाला पहली बार नाकाम लौटा था, मगर हमने चालाकी से काम लेकर पहले बाबू भाई का मूड ठीक किया और फिर खत ले लिया। मैं फौरन उल्टे कदम वापस हुआ। मुंदरी वाले के गिर्द दूसरे पोस्टमैन जमा होने लगे थे और हंगामा बढ़ जाता तो मुंदरी वाला ममनुआ इलाके में दाखिल होने पर फंस जाता। उसने भी खिसकने की कोशिश की। उसने मुझे ऊपर से नीचे आने वाले जीने पर देख लिया। मैं बेतहाशा भागा। मुंदरी वाला मेरे पीछे दौड़ा। ताहम अब मेरे लिए फिक्र की बात नहीं रही थी। मुझे ये इत्मीनान हासिल हो गया कि मोहसिन खास समेत बाखैर आफियत निकल गया है
मैं खाली हाथ भी था और थोड़ा सा आगे भी। जितनी देर में मुंदरी वाला जीने चढ़कर ऊपर आया, मैं बहुत से लोगों से टकराता, एक शख्स को चीत करता और हंगामे को नजरअंदाज करता बाहर आ चुका था। सड़क अबूर करते ही मुझे एक बस अपने सामने से गुजरती दिखाई दी। मैं बस के पीछे दौड़ा और डंडा पकड़ के चलती बस में सवार हो गया। बहुत से लोगों ने इस तरह मुझे जान पर खेलकर बस पकड़ने पर शर्मिंदा किया, लेकिन कोई असल बात को नहीं समझा। मैंने सर घुमा के देखा तो मुझे मुंदरी वाला सड़क पर खड़ा नजर आया। वो रिक्शा टैक्सी की तलाश में था या देख रहा था कि मैं किधर गायब हो गया हूँ। शाहनूर स्टूडियो। मैंने कंडक्टर को 5 का नोट थमा के कहा। मुझे मालूम था बस आरे बाजार जा रही है। लो जी कर लो बात, किधर है शाहनूर स्टूडियो? ना देखते हैं ना पूछते हैं और चढ़ जाते हैं। कंडक्टर ने जिल्ला कर कहा, अगले स्टॉप पर उतर के दूसरी तरफ मुड़ जाना। उसने मुखालिफ समत में इशारा किया। मैं अगले स्टॉप पर उतर गया। वहीं एक अखबार फरोश अखबार फैलाए बैठा था। मैंने हर अखबार की एक एक कॉपी ले ली। फिर मैं एक तांगे पे बैठ के और मजे से अखबार पढ़ने लगा। मुगलपुरा नहर से 2 लाशें बरामद हुई थी। पुलिस का बयान है कि दोनों जराइम पेशा थे। एक अखबार ने उनको हिस्ट्री शेटर भी लिखा था। सलामत शाह की लाश मिलने की खबर शायद अखबार छपने तक किसी को नहीं मिली थी और फुमांचू यानी मुंशी की लाश भी अभी तक दरियाफ्त नहीं हुई थी। राबिया के घर के सामने मैंने तांगा रोक लिया। अंदर मोहसिन मेरा मुंतजिर था। वो राबिया की माँ से बातें कर रहा था। मुझे देखती वो आगे बढ़ा। मुझे उसकी सूरत पर वहशत के आसार दिखाई दिए। यार सिकंदर बख्त, वो आहिस्ता से बोला, इस लिफाफे में तो सादा कागज है, कोरे फुल स्कैप साइज के। सादे कागज? मैंने बेयकीनी के साथ कहा, ये कैसे हो सकता है? राबिया की माँ कुछ फासले पर हैरान खड़ी हम दोनों को गौर से देखती रही थी। मुझे देखती मोहसिन ने बात अधूरी छोड़ दी। या मैं कोई बदतमीज भीख मंगा हूँ जो सदा लगाने की बजाय सीधा अंदर आ गया हूँ? मोहसिन का ये रद्द-ए-अमल फितरी था। उसकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी सुकून से ना खड़ा रहता। उसके ज़हन को पहला सदमा तो इस लिफाफे से बरामद होने वाला वो सादा कागज था जिसे देखकर उसे सदमा हुआ था। फिर वो मेरी तरफ से तशवीश में मुब्तला हो गया कि मैं दुश्मनों को धोखा देकर या उनसे मुकाबला करके निकल आने में कामयाब होता हूँ कि नहीं। ये तुम दोनों ने क्या कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी है? राबिया की माँ ने मशकूक लहजे में कहा। हम बाद में बात करेंगे, मैंने आहिस्ता से कहा और हम लौटकर राबिया की माँ के पास चले गए। वो हमें अंदर ले गई। इस वक्त राबिया तो होती नहीं है। वो बोली, फिर तुम कैसे आ गए? बस ऐसे ही, मैंने कहा, इधर से गुजर रहे थे, सोचा आप ही से मिल लें। झूठ, वो बोली, मुझ बुढ़िया से कौन मिलने आता है? राबिया ने बताया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मोहसिन ने यकीन दिलाने के लिए कहा, तबीयत का क्या है बेटा? वो सर्द आ भर के बोली, उम्र के रोग हैं, एक बार लग जाते हैं तो जान लिए बगैर कहाँ छोड़ते हैं। ऐसी मायूसी की बातें क्यों करती हैं? मैंने कहा, अभी आपकी इतनी ज्यादा उम्र तो नहीं हुई, तुम नहीं समझोगे बेटा। वो बोली, औरत जब अकेली रह जाती है तो क्या होता है? जिंदगी का एक दिन गुजरता है तो उसकी उम्र के 2 दिन घट जाते हैं और राई जितना सदमा उसे पहाड़ जितना लगता है। मर्द का साथ हौसला देता है और पनाह देता है। जवान बेटा होता तो शायद मैं बहुत सुखी होती। आपकी राबिया 2 जवान बेटों से ज्यादा बाहिम्मत और जिम्मेदार है। मैंने कहा, बेटे निकम्मे और ना खलफ हो तो बहुत दुख देते हैं। तुम तो ऐसी बातें करते हो जैसे मेरी तरह जवान बेटी के बाप हो। वो तलखी से मुस्कुराई। तुम्हारे लिए बातें करना बहुत आसान है। ये बताओ, क्या औरत को जिम्मेदारियों का यही बोझ उठाए रखना चाहिए? क्या मजबूरी को खुशी समझने से मजबूरी खत्म हो जाती है? मेरी तो जैसे गुजरना थी गुजर गई कि मैंने बैक वक्त राबिया के बाप की जिम्मेदारियों का बोझ भी उठाया। लेकिन मुझे बताओ, क्या राबिया के लिए कामयाब जिंदगी का तस्वुर यही है कि वो अपने पेशे में कामयाब है? वो कल अगर हाई कोर्ट की जज बन गई और फिर सुप्रीम कोर्ट की, तो उसकी खुशियों की तकमील हो जाएगी। क्यों? क्या वो औरत नहीं है? इस पेशे में कामयाब मर्दों को देखो, क्या उनके घर नहीं है? मैं और मोहसिन एक मुजरिमाना खामोशी के साथ सुनते रहे और एक दूसरे से और राबिया की माँ से नजरें चुराते रहे। फिर मैंने जानते बूझते अनजान बनकर डिठाई से कहा, राबिया जैसी लड़की को रिश्तों की कमी तो होना नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा शख्स जो हर लिहाज से उस जैसी खूबियों का मालिक हो। बेटा, मर्द में औरत जैसी खूबियां कहाँ तलाश करता है कोई? राबिया की माँ बोली, मर्द को तो मर्द होना चाहिए, वो औरत का साथ दे सके, उसकी हिफाजत कर सके, घर बना सके, इज्जतदार और इज्जत करना जानता हो। रिश्ते मिल जाएंगे, मगर राबिया भी माने, क्योंकि ये हालात का अलमिया था। बाशरे की नाइंसाफी का शिकवा था और अपनी बेचारगी का एतराफ़ था। चुनाचे ये ज़रूरी था कि हम उसका भरम रखें और कुछ ना कहें। हम खुद मसाइल की दलदल से निकलने के लिए हाथ पांव मार रहे थे। हमसे दस्तगीरी की तवक्को किसी राह गुम करदा मुसाफिर से मंजिल का पता पूछने के मुतरादिफ थी। शायद खुद राबिया की माँ ने भी महसूस कर लिया था कि हम राबिया के क्लास फेलो और उसके मुवक्किल हैं, जो उससे मदद लेने आए हैं, उसकी मदद करने नहीं। उसने खिफत अमेज हंसी में अपने जज्बात को छुपा लिया। मैं भी क्या बातें ले बैठी, तुम आ गए हो अपने किसी काम से। वो उठते हुए बोली, मैं तुम्हारे लिए चाय मंगवाती हूँ। जब वो चली गई तो मैंने इत्मीनान का सांस लिया। मोहसिन, वो खत कहाँ है?
मोहसिन ने ब्रीफकेस खोला और लिफाफा निकालकर मुझे थमा दिया। तकरीबन 10 इंच लंबा और 8 इंच चौड़ा ब्राउन पेपर का लिफाफा था, जिस पर इजाफी वजन के लिए आम रजिस्टर्ड लिफाफे से ज्यादा की मालियत के टिकट लगाए गए थे। उसके अंदर से फुल साइज के कागजात का पलंदा बरामद हुआ, जो दौरे करके लिफाफे में डाले गए थे। कागजात को दाईं जानिब से ऊपर के कोने पर स्टेपल किया गया था, जिसका मतलब ये निकाला जा सकता था कि तहरीर होती तो उर्दू में होती, लेकिन तमाम सफ़ात अव्वल ता आखिर कोरे थे। मैंने एक सफ़ा पलट कर देखा, मगर मुझे कहीं पेंसिल से लिखी हुई सतर भी दिखाई ना दी। ये बड़ी अजीब बात थी। लिखना ख़त्म करने से पहले कोई सफ़ात को स्टेपल नहीं करता और मखसूस तादाद में सफ़ात स्टेपल करके कोई लिखना शुरू नहीं करता। सादा स्टेपल किए हुए सफ़ात को देखकर यही नतीजा अखज़ किया जा सकता था कि असल मसूदे की जगह लिफाफे में इसलिए डाले गए होंगे कि जब लिखने वाला रजिस्ट्री कराने जाए तो उसे वजन या हुजम के फ़र्क का पता ना चले। क्या इसका मतलब ये है कि फुमांचू यानी मुंशी मरहूम ने तकरीबन इतने ही सफ़ात में कोई सरगुज़िश्त लिखी थी या लिफाफा बंद कर दिया था? यह फ़र्ज़ किया जा सकता था कि उसने रात को मजमून मुकम्मल किया और सो गया, या मजमून मुकम्मल कर लेने के बाद वो नामालूम असबाब की बिना पर ख़त को फ़ौरन पोस्ट ना कर सका और दरमियानी वक्फे में किसी ने मौका पाकर असल तहरीर की जगह सादा कागज़ रख दिए और लिफाफा फिर पहले की तरह बंद कर दिया। मैं और मोहसिन ने ऐसे ही मुतअद्दिद मफरूज़ात पर बहस की और बिलाखिर कागजात को वापस लिफाफे में डाल दिया। गौरतलब बात यह है मोहसिन कि जब लिफाफे में कुछ भी नहीं था तो हमारे दुश्मन इसके उसूल के लिए इतने परेशान क्यों थे? मैंने कहा। हाँ यार, मोहसिन ने कहा, इससे तो यही नतीजा निकाला जा सकता है कि इस हकीकत से वो भी बेखबर हैं। हाँ, और इसीलिए वो बदस्तूर हम से ये खत हासिल करने की कोशिश करते रहेंगे। मैंने कहा, और हमारी ज़िंदगी इस खत के बायस बदस्तूर खतरात की इसार में रहेगी। मोहसिन ने कहा, और बिलफर्ज़ बहाल वो हमें पकड़ कर ले जाने में कामयाब हो जाते हैं और हमसे खत की वापसी का मुतालबा करते हैं या हमसे पूछते हैं कि इस खत में क्या था, तो हम उन्हें क्या बताएंगे? वो कभी नहीं मानेंगे कि इस तमाम जिद्दोजहद का मकसद सादा कागज़ों के एक पलंदे का उसूल था। मैंने हंस के कहा, खुआ सच उगलवाने की कोशिश में वो हमारी जान ले ले, उन्हें कभी एतबार नहीं आएगा कि हम सच बोल रहे हैं। खत में यकीनन कोई ऐसी बात लिखी गई थी जिसने उन्हें तशवीश में मुब्तला कर दिया था। वो हमसे ज़्यादा फिक्रमंद थे कि खत उन्हें मिल जाए। मोहसिन ने कहा, अपनी कोशिश में नाकामी के बाद वो हमें उस वक्त तक नहीं मार सकते जब तक खत उनको नहीं मिल जाता, और हम उन्हें धोखे में रख सकते हैं कि हमें बहुत कुछ मालूम हो चुका है, और सिर्फ हमें ही नहीं, हमारी ज़बानी दूसरों को भी असल हालात का इल्म हो चुका है, जबकि असल हालात एक राज़े सर बस्ता हैं। मैंने कहा, ताम ये तासर देना कि ख़त हासिल करने की कोशिश करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारे तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत भी हो सकता है। हम कह सकते हैं कि ख़त उनकी दस्तरस से बाहर है और बिल्कुल महफूज भी है। उसकी एक नहीं 10 नकलें बनवा के 10 जगह फराहम की जा सकती हैं। लेकिन सिकंदर, ये जुआ ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। मोहसिन ने कहा, वो तय कर सकते हैं कि पहले उन दोनों का काम तमाम कर दिया जाए, दूसरों से बाद में निमट लिया जाएगा, मसलन राबिया से। यार मोहसिन, मैंने सोचते हुए कहा, तेरे निकल आने के बाद उसने मुंदरी वाले ने मुझे बस में सवार होते देख लिया था। अगर उसने ताकुब किया होगा तो उसे मालूम हो चुका होगा कि हम कहाँ हैं और ख़त कहाँ है, और ऐन मुमकिन है वो बाहर हमारे मुंतज़िर हो। हमने अपने साथ राबिया के लिए भी खतरात पैदा कर दिए हैं। उन्हें पहले से इल्म होगा कि हमारे मरासिम राबिया से हैं। मोहसिन ने कहा, और राबिया ही से क्या, अब्दुल वदूद मंदिर साहब से भी हैं, जामन रिजवी SSP से हैं, मगर ये सब मामूली हैसियत के लोग नहीं हैं। मैं और तू आम आदमी हैं जो अगवा भी हो जाते हैं और कत्ल भी हो जाएं तो मुकामी अखबार के सफ़े पर 2 सत्रों की खबर लगती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के किसी एडवोकेट का मसला हो तो हर जगह बार एसोसिएशन हंगामा बर्पा कर सकती है और प्रेस के जरिए भी हुकूमत और पुलिस के आला हुकाम पर ज़बरदस्त दबाव डाला जा सकता है। जामन रिजवी जैसे सीनियर पुलिस अफीसर पर भी कोई हाथ नहीं डाल सकता। ये तो ठीक है, फिर हम खत यहीं रखवा देते हैं। मैंने कहा, एक बेनाम सी खलिश थी जो कहती थी कि हैसियत से क्या फ़र्क पड़ता है, औरत तो औरत ही रहती है, मगर मैंने इसका इज़हार नहीं किया। उसी वक्त राबिया की माँ एक खादमा के साथ चाय की ट्रे ले आई और हमने जल्द अज जल्द चाय ख़त्म की। मोहसिन ने वो लिफाफा बंद करके राबिया की माँ के हवाले किया और कहा कि इसे बाहिफाजत राबिया को दे दिया जाए। इतनी जल्दी क्या थी? राबिया की माँ ने लिफाफे को उलट पलट कर देखा और रख लिया। राबिया कुछ देर में आ जाएगी, तुम खुद ही दे देते, हमें एक ज़रूरी काम ना होता तो ज़रूर ठहर जाते। मैंने कहा, इस लिफाफे के बारे में राबिया के सिवा किसी को इल्म नहीं होना चाहिए। अगर कोई शख्स फ़ोन पर भी पूछे तो लाइल्मी का इजहार कीजिए। कोई हमारा नाम लेकर मांगने आए या हमारा रुका लेकर, यह लिफाफा किसी को वापस नहीं करना है। लेना होगा तो हम दोनों में से कोई आएगा। राबिया की माँ ने सिर्फ सारी लाया और किसी तजस्सुस या तशवीश का इजहार नहीं किया। यह बात मुझे बड़ी अजीब लगती थी कि राबिया की माँ ने कभी हमसे हमारे मसाइल के बारे में कोई बात नहीं की थी। यह नहीं पूछा था कि हम क्या करते हैं और किस चक्कर में है।
यकीनन उसे राबिया ने मना कर दिया होगा कि हमसे बराए रास्त कुछ ना पूछे। मुवक्किल के और वकील के दरमियान कारोबारी एतमाद का वही रिश्ता होता है जो डॉक्टर और मरीज के दरमियान होता है और जिसमें मुकम्मल राजदारी शर्ते अव्वल रहती है। गेट तक आते हुए मैंने मोहसिन से कहा, अगर वो मुंदरी वाला बायर मौजूद हो तो हमारे लिए उसको शनाख्त करना मुश्किल नहीं होगा, मगर उसके साथ दूसरे लोग भी हुए तो हम उन्हें नहीं पहचान सकेंगे। वो हमारा ताकुब करेंगे, उनको गुस्सा देकर निकलने की एक सूरत है। हम कराउन सिनेमा के चौक तक इकट्ठे पैदल जाएंगे, वहाँ अमूमन रिक्शा खड़े मिल जाते हैं। अगर एक ही रिक्शा हुआ तो फिक्र की कोई बात नहीं है, हम इकट्ठे निकल जाएंगे, लेकिन दो रिक्शा हों तो हम अलग अलग और मुखालिफ समतों में रवाना होंगे। हम दोनों बेनियादी से चलते हुए बाहर आए और अपने तौर पर हम दोनों ने माहौल का खूर्दबीन नज़रों से जायजा लिया। बजाय सब खैरियत थी और दुनिया के कारोबार मामूल के मुताबिक चल रहे थे, मगर खतरे का एहसास तो हमारे दिल में था। चुनाचे हमें हर गांव पर खतरा सदा देता सुनाई देता था। अगर इत्तफाक से 3 रिक्शे या कोई टैक्सी भी मौजूद हो तो इंतजार करना 2 सवारियां ना रह जाएं, और जब हम रवाना हों तो ताकुब करने वालों को फौरन कुछ ना मिले। हम दोबारा टार्लिंटन मार्केट के स्टॉप पर मिलेंगे, मगर वहां पहुंचने के लिए सीधा रास्ता मत इख्तियार करना। बरादर निस्बती, मैं बच्चा नहीं हूँ, मोहसिन ने कहा। अपनी अकल का स्टॉक ऐसे ही बस आया फरमाइए, मैं उनको चक्कर दे सकता हूँ। सालारे आदम, तकदीर का चक्कर बुरा है, एहतियात और मशवरा अच्छी चीज़ है, मैंने कहा, और एक दुकान से सिगरेट लेने के बहाने रुक गया क्योंकि चौक पर एक कतार में 3 रिक्शे खड़े थे। सिगरेट लेने और पैकेट खोल के एक एक सिगरेट जलाने तक एक रिक्शा कम हो गया। मोहसिन और मैं एक साथ आगे बढ़े। मोहसिन ने एक रिक्शे पर कब्जा किया और मुझे नहीं मालूम उसने रिक्शे वाले से कहाँ चलने के लिए कहा। मैं दूसरे रिक्शे में बैठना ही चाहता था कि दूसरी तरफ से एक और शख्स तेजी से आगे आया और मुझे तकरीबन दौड़कर रिक्शा में सवार होना पड़ा। मुगलपुरा, मैंने कहा। एयरपोर्ट, दूसरे शख्स ने मायूस होने के बावजूद कहा, और रिक्शा वाले ने एयरपोर्ट की सवारी को ज्यादा फासले के बायस और मीटर से ज्यादा किराए की उम्मीद में तरजीह देने की कोशिश की, लेकिन मैं अड़ गया। रिक्शे वाले ने यह सवाल भी उठाया कि मैंने बैठने से पहले उससे पूछा क्यों नहीं था। देखो, मैं पहले बैठा हूँ और मैं इसलिए बैठा था कि तुम मीटर अप किए खड़े थे। मैंने सख्त लहजे में कहा, मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं थी, समझे? शराफत से चलो, मैं तुम्हें एयरपोर्ट का किराया दे दूंगा। मेरे लहजे और मेरी पेशकश के बाद रिक्शे वाला मजबूर हो गया और उसने रिक्शे को स्टार्ट करके मोड़ा। मैंने नाकाम हो जाने वाले शख्स को गौर से देखा। वो शख्स झुंझलाहट का शिकार था। इज़राब के आलम में उसने दोनों तरफ से आने वाले हर रिक्शे को देखा। मगर मुझे ये देखकर बड़ी मुसरत हुई कि हर रिक्शा उसके इशारे के बावजूद सीधा गुजर गया। नहर के पुल पर पहुंचकर मैंने रिक्शे वाले से कहा कि वो सीधा चले और इन्फेंट्री रोड के रास्ते माल रोड पर फोर स्टेट स्टेडियम से सीधे हाथ पर घूम जाए। रिक्शे वाले ने सिर्फ एक बार हैरानी से मुझे देखा और ज़हन में आने वाले सवालात को गैर जरूरी करार देकर खामोश रहना बेहतर समझा। रिक्शे ने वो पुल अबूर किया जिस पर से बाईं जानिब लाहौर का कैंट का पूरा स्टेशन नजर आता था, और फिर माल रोड की पूरी मुसाफत तय करके टार्लिंटन मार्केट पहुंचा तो मोहसिन मेरा मुंतजिर था। रिक्शे वाले को अब कोई शिकवा ना था कि मैंने मुगलपुरा जाने का इरादा क्यों तरक किया और इतने लंबे रास्ते से अनारकली जाने में क्या मसलत देखी। इत्तफाक की राय से हमने मुल्तान रोड जाने के लिए टैक्सी ली और कई बार पलट कर देखने के बाद बिलाखिर हमें यकीन आया कि हमारे ताकुब में कोई नहीं है। रास्ता मेरी यादाश्त में महफूज था और मुझे यकीन था जैसे ही वो कोठी दिखाई दी जहाँ मुझे कालीन में लपेट कर लाया गया था, मैं उसे पहचान लूंगा। मैंने टैक्सी ड्राइवर से रफ्तार कम रखने के लिए कहा और गौर से दोनों जानिब की कोठियों को देखता रहा। मतलूबा कोठी पर निगाह पड़ते ही मैंने मोहसिन का हाथ दबाया और एक फरलांग आगे जाने के बाद टैक्सी वाले को किराया देकर चलता किया। फिर हम वीरान सड़क पर पैदल चलकर उस कोठी तक पहुंचे जिसके गेट पर स्याह बारीक कफल पड़ा हुआ था। दरवाजे पर सुर्ख प्लास्टिक की 2 इंच चौड़ी पट्टी पर 1.5 इंच के सफेद रूफ से साहिब खाना का नाम लिखा गया था। मुझे ये नाम कुछ मानूस लगा। ज़हन पर जोर देने से मुझे याद आया कि यह फिल्मी दुनिया के एक नामवर कैमरा मैन का नाम है जो तरक्की करके डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी बन गया था और बिलाशुबा ब्लैक एंड वाइट फिल्मों की 81 में उसके कमाल फन का सानी नहीं था। मगर ये दौर तमाम हुआ तो रंगीन 81 में दूसरे लोग ज्यादा कामयाब हुए और उसने फोटोग्राफी छोड़ के हिदायतकारी को अपना लिया। इस मैदान में भी वो कई कामयाब फिल्में बना के शोहरत हासिल कर चुका था। कोठी के अंदर फ्लैश लाइट्स की मौजूदगी का सबब मुझे मालूम हो गया था। उसे मेरे ख्याल की तायद भी होती थी कि दिलावर ने कोठी को खाली पाके एक खास मकसद के लिए इस्तेमाल किया। अब उसके यहाँ मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो हिदायतकार शायद किसी लोकेशन शूटिंग पर गया होगा और दिलावर को इत्मीनान होगा कि उसकी ड्रामाई कार्रवाई में खलल अंदाज होने के लिए कोई नहीं आ सकता। बड़े गेट में एक छोटा गेट अकेले आदमी के आने जाने के लिए था और ये हो सकता था कि कोई चौकीदार उसको अंदर से बंद किए बैठा हो। मैंने कॉल बेल का बटन दबाया। कोठी के अंदर कहीं से घंटी जैसे 2 सुरीले बोल सुनाई दिए, लेकिन दरवाजा खोलने कोई नहीं आया।
और उसके पट वाह हो जाने से बड़े गेट में 2 फुट चौड़ा खला नमूदार हो गया। मैंने पहले मोहसिन की तरफ देखा और फिर आसपास देखकर ऐसी वीरान नजर आने वाली कोठियों, एक फल फरोश और 2-4 राहगीरों की सिवा जो बहुत दूर थे, सड़क पर कोई ना था और हमारी तरफ कौन मुतवज्जो होता, जबकि हम सूरत और हुलिये से शरीफ और मुअज़्ज़ज़ नजर आते थे। अंदर दाखिल होते ही मैंने गेट अंदर से बंद कर दिया। पोर्च की सीढ़ियों के बाद बरामदे में वो दरवाजा था जिससे गुजरकर मैं गुज़िश्ता शब बाहर लाया गया था। बज़ाहिर बंद नजर आने वाला ये दरवाजा भी खुला हुआ था। मैं और मोहसिन चोरों की तरह मोहतात और गोश बरावाज, लेकिन कोठी में वो खामोशी थी जो असेब ज़दा लगती थी। अच्छे खासे आरास्ता कमरों की दीवारें भी मुझे सोगवार लगी। उस घर की दीवारों की तरह जहाँ से कोई जनाजा उठाओ, ये सब मुझे अपने ज़हन की नाखुशगवार यादों की करिश्मा साजी महसूस हुई। मोहसिन के साथ मैंने एक कमरा देखा। मैंने वो कालीन भी पहचान लिया जिसमें लपेट कर मुझे लाया गया था। ड्राइंग रूम का और एल की शक्ल के डाइनिंग रूम का पूरा नक्शा वही था और मैंने मोहसिन को वो सोफा भी दिखाया जिस पर बैठ के मैं दिलावर से बात कर चुका था और वो जगह भी दिखाई जहाँ सर्च लाइट्स रखी गई थी और दिलावर बैठा हुआ था। अंदर एक ख्वाबगाह में मुझे आलीशान डबल बेड की सब्ज रेशमी चादर पर हर शिकन गुज़िश्ता रात का अफसाना सुनाने लगी, क्योंकि वहीं सराने की मेज पर जाम रखे हुए थे। पी के दादे ऐश देने वाले इस जिंदगी के आदी हो चुके थे, चुनांचे उन्होंने मुफ्त की समझकर बेहिसाब नहीं पी थी। एक बोतल आधी से कुछ ज्यादा और दूसरी कुछ कम थी। कांच के 2 खूबसूरत शो पीस पहलू बपहलू रखे हुए थे। मुखालिफ गोशों में वो आला किस्म के स्पीकर भी रखे हुए थे जिनकी आवाज मैंने रात को सुनी थी। ऐश ट्रे में बुझे हुए सिगरेट के टुकड़ों का ढेर था और एक खाली पैकेट था जो वहीं गिरा दिया गया था। मैं जासूसी की कहानियों में अक्सर पढ़ चुका था कि जाए वारदात पर मिलने वाले किसी एक सिगरेट के टुकड़े या किसी टूटे हुए बटन से सुराग रसा ने मुजरिम को पकड़ लिया। हकीकी जिंदगी में सूरत हाल कितनी मुख्तलिफ थी। ना मैं पुलिस को बुला के बता सकता था कि मेरे साथ क्या हुआ था और ना उनके लिए दिलावर का सुराग लगाना मुमकिन था। सिगरेट विल फिल्टर थे जो हर कदम पर हर गांव और शहर की हर दुकान पर मिलते थे। चंद टुकड़ों पर लिपस्टिक का रंग होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे यकीन था कि शराब की बोतलों पर भी और शीशे के जाम पर उंगलियों के वादे निशानात मौजूद होंगे, लेकिन अव्वल तो पुलिस के पास हर छोटे बड़े जुर्म में मुलव्वस होने वाले का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं जैसा FBI या स्कॉटलैंड यार्ड जैसे इदारों के पास है। और लाखों फिंगरप्रिंट्स में से एक निकालना हो तो ये काम कंप्यूटर 1 सेकंड में अंजाम दे देता है। दूसरी बात यह कि दिलावर या वो मुंदरी वाला किसी जुर्म में पकड़े ही नहीं गए होंगे तो उनका नाम पता और हुलिया भी पुलिस की किसी फाइल में नहीं मिलेगा। और आखिरी बात यह कि पुलिस उनको पकड़ेगी ही क्यों? बड़े मुजरिम तो राय आमा के मुताबिक खुद पुलिस की सरपरस्ती में अपना कारोबार जारी रखते हैं और इससे शमपूशी का मुआवजा अदा करते रहते हैं। बड़े पैमाने पर जुए और सट्टे के अड्डे चलाने वाले मुनशियात का धंधा करने वाले स्मगलर और नामी गिरामी बदमाश पुलिस उनका दिया खाती है, चुनाचे उन पर हाथ डालने की जुरात नहीं कर सकती। पकड़े जाने वाले में छोटे मोटे चोर, उठाई गिरे, लफंगे, लावारस या वो शरीफ आदमी जो अपने जानो माल या इज्जत व आबरू की खातिर मर मारने पर मजबूर कर दिए जाते हैं। मैं अपने ख्यालात में इस कदर बहव था कि मैंने अपने पीछे कदमों की आड़ सुनी तो यही समझा कि मोहसिन होगा जो साथ वाले कमरे का सरसरी जायजा ले रहा था और इस ख्याल का इजहार कर चुका था कि हमारा तजस्सुस बेसुध है। मामूली मुजरिम भी कहीं इतने वादे सुराग नहीं छोड़ते कि उनकी निशानदेही कर दें और पुलिस मार्च करती हुई सीधी उनके दरवाजे पर दस्तक देने आ जाए। मेरा ख्याल है मोहसिन के यहाँ मजीद वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा, हम पहले ही गैर कानूनी तौर पर अंदर दाखिल होने का जुर्म कर चुके हैं, कोई आ गया तो मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएंगे, वो तो तुम हो चुके हो, एक अजनबी आवाज ने पीछे से कहा और मैं तेजी से पलटा। मुझसे चंद कदम के फासले पर एक शख्स टाटा बांधे खड़ा था। उसका मुंह सर चादर में लिपटे हुए थे और आंखों के सिवा उसके चेहरे का कोई हिस्सा नजर न आता था, लेकिन मैंने उसे कपड़ों से शिनाख्त कर लिया। मैंने आज ही सुबह उसको पोस्ट ऑफिस में देखा था। उसके हाथ में रिवॉल्वर था जिसकी नाल पर साइलेंसर फिट था। सोचे समझे बगैर उस पर हमला कर देना खुदकशी के मुतरादिफ होता। चुनाचे मैंने अपने हवास को काबू में रखा और उससे बात करने का फैसला किया। तो तुम यहाँ भी आ गए, मैंने किसी किस्म की घबराहट के बगैर कहा। मुंह छुपाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ, तुमको मैं इतनी मर्तबा देख चुका हूँ कि अब तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। वो खत कहाँ है? उसने सपाट लहजे में कहा। खत भी मिल जाएगा, मैंने कहा, पहले कुछ बातें तो हो जाएं। आज ही तो मौका मिला है मुझे और तुम्हें आमने सामने होके अकेले में बात करने का। मैं फजूल बकवास सुनने नहीं आया हूँ, वो गुर्रा कर बोला। सेठ दिलावर ने कहा है कि खत वापस ना किया गया तो 1 महीने की मोहलत नहीं मिलेगी, फैसला आज किसी वक्त हो जाएगा। अच्छा, मैंने सोचते हुए कहा, लेकिन मुझे मालूम नहीं तुम किस खत की बात कर रहे हो। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है, वो लहजे को खतरनाक बना के बोला। जब तुमने बाबू पोस्टमैन से खत लिया था तो हम देख रहे थे, ये तुम जानते हो। वो खत मेरे पास नहीं है, मैंने कहा। तुम चाहो तो मेरी तलाशी ले सकती हो। उस्ताद बेड साथ वाले कमरे के दरवाजे में नमूदार होने वाला यक लख्त रुक गया।
गैर इरादी तौर पर उसके लबों से मुंदरी वाले का नाम निकलने वाला था। वो हरामजादा यहाँ तो नहीं है। मुंदरी वाले ने उसे एक गाली दी, जबान पर काबू रख, तेरा बाप अंदर आया था तेरे सामने या नहीं? आया तो था उस्ताद, गाली खाने वाले ने दबे दबे लहजे में कहा, मगर अब नहीं है। मैंने अच्छी तरह देख लिया है। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। मोहसिन किसी अजनबी की आवाज सुनते ही कहीं चुप गया था। वो मुसल्ला तो नहीं था, लेकिन अकल से काम लेना जानता था। मैंने नामुकम्मल नाम को मुकम्मल किया और मुंदरी वाले को चौंकते देखा। बहुत पहले मैंने इस नाम की एक हिंदुस्तानी फिल्म देखी थी, जिसमें शेख मुख्तार ने उस्ताद पेड्रो का किरदार अदा किया था, और ये नाम खासा मकबूल हुआ था। अब तो तुम्हारा नाम भी मालूम हो गया। वो मुस्कुराया, लेकिन उसका पता सिर्फ आंखों के बदले हुए तासर से चलता था। तुम इतने चालाक नहीं हो जितना खुद को समझते हो। हाँ, मैंने कहा, मैं इससे कुछ ज्यादा ही चालाक हूँ। तबीयत में इनकिसारी है, इसलिए बड़ाई नहीं जताता। यह हो सकता है कि तुम्हारा असल नाम कुछ और हो, मसलन मुख्तार या शेख मुख्तार उर्फ उस्ताद पेड्रो। मैंने महसूस किया कि तीर निशाने पर बैठा है। मुंदरी वाला कुछ नर्वस हो रहा था। जाके देख उसे, वो कहाँ है। वो अपने साथी पर बरस पड़ा, जो अपनी गलती के नताइज पर हैरान और परेशान खड़ा था। वो आदमी है, जिन बूत नहीं के दीवारों में घुस गया। बाहर भी वो जाने से रहा। गेट के अंदर जुमला उसके लबों पर नामुकम्मल रह गया। कोई चीज तोप के गोले की तरह उसके सीने पर लगी। उसका सांस रुक गया और वो लड़खड़ा के एक कदम पीछे हटा। यह वक्फा मुझे मुतहर्रक करने के लिए काफी था। मैंने गोता मारा और एक गोली मेरे सर के ऊपर से गुजरकर शीशे के बहुत बड़े ग्लोब पर लगी, जो ऐन वस में छत से मुअल्लक था। उस्ताद पेड्रो यानी मुंदरी वाले के और मेरे दरमियान चंद कदम का फासला कुछ भी नहीं था। मैंने लड़ने वाले बैल की तरह उसके पेट में टक्कर मारी और पलक झपकने में पेड्रो को ऊपर उठा के फेंक दिया। वो दीवार से लग के नीचे गिरा और अभी उठा भी ना था कि दूसरे ने मुझ पर हमला कर दिया। उसने पेड्रो के सराने शराब की एक बोतल गर्दन से पकड़ के उठाई और पूरी कुव्वत से मेरे सर का निशाना लेकर फेंक दी। पेड्रो जैसे बारी बरकम आदमी को फेंकने के लिए मुझे खासी जिस्मानी कुव्वत सर्फ करना पड़ी थी, और कुदरती तौर पर मैं खुद भी झटके से पीछे हो गया था। शराब की बोतल रॉकेट की तरह सनसनाती मेरी नाक के करीब से गुजरी और दीवार से टकरा के पाश पाश हो गई। शराब के छींटे मेरे मुंह पर भी आए और कमरे में ग्लोब के टुकड़ों के साथ ही मैं रगवानी की बोतल के टुकड़े भी फैल गए। उस शख्स ने बेड साइड से लकड़ी का टेबल लैंप उठा लिया और उसका तार खींच कर तोड़ दिया। टेबल लैंप का बल्ब निकाल कर फेंक दिया उसने, जो मोमबत्ती जैसा था, और वो टेबल लैंप को उल्टा पकड़ के आगे बढ़ रहा था ताकि मुझ पर वार करे तो चट्टान की तरह नजर आने वाले लकड़ी के निचले हिस्से की जरब हथौड़े की तरह पड़े। पेड्रो फर्श पर गिरते ही कलाबाजी खा के बेड के नीचे होना चाहता था, मगर मोहसिन उसी दरवाजे से नमूदार हुआ जिसमें से पेड्रो का साथी अंदर आया था। उसने एक जस बेड पर लगाई। अगर रेशमी चादर पर उसका पैर ना फिसलता तो वो दूसरी जस में बेड उबूर करके पेड्रो पर जा पड़ता, लेकिन फिर फिसल गया तो अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और नहायत बेढब तरीके पर पेड्रो के सामने जा लेटा। पेड्रो ने पेशा वराना महारत के साथ उसके सर पर रिवाल्वर का दस्ता मारा और मैंने मोहसिन के कराने की आवाज सुनी। पेड्रो का साथी पैंतरा बदल के आगे आया, लेकिन मैं उसे निमटने के लिए बिल्कुल तैयार था।